गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मिड टर्म एग्जाम में मैंने 7 तक ही दिए हैं। ओके, सिलेबस आप देख लेना, नहीं देखा है जिन्होंने। और चैप्टर 8 सिलेबस अपना कंटिन्यू चलता रहेगा। एग्जाम से थोड़ा पहले अपन रिवीजन के पार्ट को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में अपने 22 चैप्टर हैं टोटल, ठीक है। तो सेल वॉल, बच्चों सेल के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस में। हमने प्लांट सेल, एनिमल सेल, उनके डिफरेंसेस को समझ लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं सेल वॉल। बच्चों सेल वॉल इज द रिजिड वॉल। सेल वॉल एक रिजिड वॉल है जो कि बैक्टीरियल सेल में, फंगाई की सेल में, एल्गी की सेल में और प्लांट सेल में पाई जाती है। सबसे आउटर लेयर होती है ये सेल वॉल, ठीक है, भूमि समझ में आ रहा है। और जो सेल वॉल है ये रिजिड वॉल है, परमिएबल भी है लेकिन रिजिड है। ये सेल को प्रोटेक्शन देती है और उसकी शेप को मेंटेन रखती है। आपको नॉलेज के लिए बता दूं, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूकोपेप्टाइड कह सकते हैं। फिर आते हैं फंगल सेल वॉल पर। फंगाई की सेल वॉल सेलुलोज एंड काइटिन की बनी होती है। सेलुलोज एंड काइटिन की बनी होती है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एल्गी। एल्गी की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स की बनी होती है। दोबारा सुन लीजिए, कॉम्पिटिशन क्वेश्चन आता है कि जो एल्गी की सेल वॉल है सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स इनकी बनी होती है। जबकि प्लांट की जो सेल वॉल है ये बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन की। प्लांट सेल वॉल इज फॉर्म बाय सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन की ये बनी होती है। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया। अब यहां पर मैं एक स्केच ड्रॉ कर रहा हूं तो बेटर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, आज जो बच्चे हैं बेटा ध्यान रखना कि कल ऑनलाइन जरूर लेनी है, क्योंकि टॉपिक कंटिन्यू मैं तो कल भी पढ़ाऊंगा, तो आप बीच में स्किप कर जाओगे। सिर्फ 2 दिन की बात है, फिर मंडे से फिर आपका ऑफलाइन है।
यस बच्चों, इस डायग्राम को देखिए। जनरली क्या होता है कि मतलब ये सभी के साथ यह होता ही होगा मैक्सिमम बच्चों के साथ में, कि डायग्राम बनाने में क्या है, बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि यार डायग्राम बनाना है ना। जबकि जब डायग्राम आप बनाने लगते हो तो लर्निंग आसान हो जाती है, आप किसी भी टॉपिक को सिंपल वे में समझ सकते हो। बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो मेरी क्या लिखने की थोड़ी स्पीड स्लो रहती है, हमेशा से ही है कि मैं लिखता थोड़ा स्लो हूँ। लिखता सही हूँ, अच्छा लिखता हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्पीड स्लो है। तो मैं जब एमएससी में गया तो फर्स्ट ईयर में मेरे जो सीनियर्स थे तो मैंने उनको, हमारे क्या होता था कि 5 यूनिट्स आती है। तो एमएससी के दौरान क्या 5, एक पेपर में 5 यूनिट होती है और हर यूनिट में 2 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से एक करना होता है। और एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का। तो मैंने कहा यार ये तो मेरे लिए पहली बार था 20 मार्क्स का क्वेश्चन। तो मैंने अपने सीनियर से पूछा, मैंने कहा बॉस आप बताइए कि इसमें कितने पेजेस फिल करने होंगे, पेजेस कितने फिल करने हैं? तो उन्होंने कहा जाओ यार इसमें तो कम से कम 20 पेज तो फिल करने पड़ेंगे, 20 मार्क्स का। मैंने कहा बॉस मैं तो फिर एक ही क्वेश्चन कर पाऊंगा। कि क्यों? मैंने कहा मेरी स्पीड स्लो है लिखने की। तो उन्होंने कहा देखो आप देख लो, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का, तो इतना तो वेटेज आना ही चाहिए कि आंसर का जो आपको मार्क्स अच्छे मिल सके। 100 मार्क्स का तो पेपर था, 5 यूनिट थी तो 100 मार्क्स का हो गया। तो मैंने इसके लिए टेक्निक निकाली अपनी खुद की। मैंने क्या किया, आंसर को डायग्रामेटिक कर दिया। मैंने आंसर को क्या किया, डायग्रामेटिक कर दिया। कोई तो क्वेश्चन आया तो उसका एक बढ़िया सा लाइन डायग्राम बना के और उसमें प्रॉपर हर चीज लेबल कर दी और इन शॉर्ट उनके फंक्शन जो भी हैं वो सब लिख दिए। और जो 20 पेज का आंसर था वो मैंने 4 पेजेस में इंक्लूड कर दिया और मेरे बढ़िया नंबर बने, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि डायग्रामेटिक जो पार्ट है वो लर्निंग आसान बना देता है। अब मेरे को सेल वॉल भी समझानी है। अब सेल वॉल को मैं वर्बली भी बोल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने डायग्राम बनाया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ ये सेल है, इस सेल को सराउंड कर रही है ये सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर है सेल वॉल। ये एक सेल होगी और अब अगली सेल है। तो दो सेल के बीच में पाई जाती है मिडिल लैमिला। क्या पाई जाती है? मिडिल लैमिला। ये बनी होती है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की। किसकी बनी होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की। फिर आ जाते हैं सेल वॉल। ये जो पार्ट है ये सेल वॉल का है। इसमें सेल वॉल में ये प्राइमरी वॉल है। ये क्या है? प्राइमरी वॉल है। प्राइमरी वॉल बनी होती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन की। समझ में आया या नहीं आया? फिर आ गया सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल में 3 लेयर होती हैं, 1 2 3। तो इसे हम S1 S2 S3 कहते हैं। ये सेकेंडरी वॉल है जो ये भी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। और इनमें बीच बीच में लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन भी पाया जाता है। लिग्निन एंड सुबेरिन का डिपोजिशन भी पाया जाता है। ठीक है, फिर आ गया सेल मेम्ब्रेन और फिर सेल। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया। अब बच्चों जिम्नोस्पर्म प्लांट में, यहाँ कंपटीशन का क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। जिम्नोस्पर्म, बीच बीच में मैं ऑब्जेक्टिव पार्ट को स्ट्रेस दूंगा कि ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। जैसे इसमें कई सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं, 3 क्वेश्चन निकल रहे हैं इसमें। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर जो ट्रैकिड्स होती हैं, ट्रैकिड्स, उनके अंदर टर्सरी वॉल भी होती है। क्या होती है? टर्सरी वॉल भी होती है, जो कि हेमी सेलुलोज एंड जाइलन की बनी होती है। ट्रैकिड्स के अंदर जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में, ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स के लिए जिम्नोस्पर्म प्लांट में प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल के अलावा टर्सरी वॉल भी पाई जाती है। टर्सरी वॉल भी पाई जाती है। और ये जो टर्सरी वॉल है ये बनी होती है हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड जाइलन। किसकी बनी होती है? हेमी सेलुलोज एंड जाइलन। ट्रैकिड्स किसका पार्ट है? जाइलम का पार्ट है। तो टर्सरी वॉल हेमी सेलुलोज एंड जाइलन की बनी होती है। ध्यान रखना, समझ में आ गई बात? और एक क्वेश्चन एल्गी की सेल वॉल में आ रहा है कि इन एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स एंड मिनरल्स का बना होता है। समझ में आ गई बात आपकी? क्लियर है सभी के? मनीष क्लियर है? तो ये सेल वॉल का पार्ट था। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं कि जो सेल वॉल है वो परमिएबल भी होती है, रिजिड होती है लेकिन परमिएबल होती है। इसमें से सब्सटेंसेस मूव कर सकते हैं। दो सेल के बीच में सेल वॉल में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा कनेक्शन। तो जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो प्लांट सेल्स के लिए काम आता है। मतलब क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा प्लांट है? तो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा दो प्लांट सेल के बीच में कनेक्शन बना रहता है। इनमें डेस्मोटिब्यूल्स होती है जिसके द्वारा दो प्लांट सेल के बीच में कनेक्शन बना रहता है। बताइए समझ में आया नहीं आया? अब आते हैं बच्चों सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। क्लियर है? ये फंक्शन मैंने बता दिया। रिजिड वॉल होती है, प्रोटेक्शन देती है, परमिएबिलिटी प्रोवाइड कराती है, शेप को मेंटेन रखती है सेल के, सेल वॉल।
ये इतने सारे फंक्शंस हैं सेल वॉल के। क्लियर है बेटा? डायग्राम से समझ में आया नहीं आया? आ गया? पक्का क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये मैंने नोट्स में दिया है ये टॉपिक। ये हाँ जी बच्चों, जो सेल मेम्ब्रेन है लगभग सभी ऑर्गेनिजम्स में जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल भी होती है, उनमें फ्लूइडिटी भी होती है, और ये फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। समझ में आ गई बात आपके? तो सेल मेम्ब्रेन के लिए अलग अलग मॉडल दिए गए। तो फर्स्ट मॉडल जो है वो है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल बच्चों डेनियली एंड डेवसन, डेनियली एंड डेवसन के द्वारा दिया गया। और फटाफट से इसको भी मैं डायग्रामेटिकली ही एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ बेटा बोर्ड पे देखिए आप लोग। दिस वन इज द मॉडल ऑफ फॉर द सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए डेनियली एंड डेवसन, ध्यान से देखना, डेनियली एंड डेवसन उन्होंने सैंडविच मॉडल दिया। सैंडविच समझते हो आप लोग? सैंडविच कोई बता सकता है क्या है? क्या है डेफिनेशन सैंडविच की? प्राची कैन यू एक्सप्लेन इट? अच्छा, बीच में क्या बीच में होता है? हाँ यस, अपेक्षा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब ये डिपेंड करता है अपना इंटरेस्ट कि आलू के उसमें है या किसमें। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक सैंडविच की तरह ही
डेनियल और डेल्सन ने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से होती है कि बीच में तो होता है फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर, फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर बेचारी दबी रहती है, और दोनों तरफ होती है प्रोटीन की लेयर। दोनों तरफ क्या होती है? प्रोटीन की लेयर। तो जैसे सैंडविच होता है वैसे ही दो प्रोटीन की लेयर में बीच में लिपिड की या फॉस्फोलिपिड की लेयर जो है दबी रहती है। तो इसे कहते हैं सैंडविच मॉडल। क्या कहते हैं इसे? सैंडविच मॉडल। तो जो ये आउटर लेयर है, ये आउटर प्रोटीन की लेयर है, ये प्रोटीन लेयर है, ये 20 एंगस्ट्रॉम उन्होंने बताया कि साइज होता है इसका, और आउटर प्रोटीन लेयर है, और ये इनर प्रोटीन लेयर है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। दो तरफ प्रोटीन की लेयर है जो कि 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, और बीच में फॉस्फोलिपिड की या लिपिड की डबल लेयर है जो कि 35 एंगस्ट्रॉम होती है विड्थ इसकी। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है ये हेड है और ये इसका टेल है। तो हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है। समझ में आया नहीं आया? लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि आगे कुछ और मॉडल भी हैं। सेकंड मॉडल लेते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। रफ कर दो इसको, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है आपके। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर मॉलिक्यूल के लिए एफिनिटी शो करता है। ठीक है ना? सेकंड लेते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन। ध्यान से सुनिए बच्चों, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल मतलब सिंगल मेम्ब्रेन का मॉडल दिया रॉबर्टसन ने, और उन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सभी की सेल मेम्ब्रेन सेम है, सभी में जो कंपोनेंट है वो सेम है, कोई फर्क नहीं है। समझ में आ गई बात? ये उन्होंने बताया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूनिट मेम्ब्रेन है, और सभी में जो केमिकल कंपोनेंट है वो सेम है। ये रॉबर्टसन ने बताया। तो ये दोनों ही मॉडल पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को, सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। ठीक है, तो थर्ड जो मॉडल है वो इंपॉर्टेंट है और आप सभी को ध्यान में भी रखना है। थर्ड मॉडल है फ्लूइड मोजेक मॉडल। फ्लूइड मोजेक मॉडल। फ्लूइड मोजेक मॉडल। ध्यान से देखिए,
वासुदेव। यस बच्चों, इस मॉडल को देखिए, ये है फ्लूइड मोजेक मॉडल एंड इट वाज गिवन बाय सिंगल एंड निकोलसन। गिवन बाय, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, गिवन बाय दो साइंटिस्ट जिन्होंने इस मॉडल को दिया, और बिल्कुल सही है ये, और हम इसको फॉलो भी करते हैं, सिंगर एंड निकोलसन। निकोलसन और ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। यस बच्चों, ध्यान से देखिए, फ्लूइड मोजेक मॉडल जो है वो एक बेस्ट सूटेबल मॉडल है, सही से एक्सप्लेन करता है ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को। सिंगर एंड निकोलसन ने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। इसमें जो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर पाई जाती है, जिसमें ये जो पार्ट है हेड पार्ट है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, और ये जो पार्ट है ये टेल पार्ट है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर के बीच बीच में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इन्हें हम इंटेग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी देता है। ये क्या देता है? सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो बीच बीच में ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं जिन्हें इंटेग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर के बाहर भी और अंदर की ओर दोनों तरफ एक्सटर्नली एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पाई जाती है, और अंदर की ओर साइटोप्लाज्म की ओर ये भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ही है। दोनों तरफ जो है, जो बाई लेयर के दोनों तरफ है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। तो इस तरीके से जो है सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। और ये जो बाहर की जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है इनके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं। तो जो सेल टू सेल रिकॉग्निशन है ना, जैसे मान लो जो स्पर्म है वो ओव्यूम से जब फ्यूज होता है, तो ओव्यूम के ऊपर जो प्रोटीन होती है ग्लाइकोप्रोटीन या उससे पहचान होती है। तो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइको जो प्रोटीन है जिन्हें हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं, ये वहां रोल प्ले करते हैं। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया? जैसे कि ब्लड सेल्स के ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन, ब्लड सेल के ऊपर पाए जाने, ब्लड सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन, एक्चुअल में ये क्या है? या तो ग्लाइकोलिपिड है या ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये ओलिगोसैकेराइड्स हैं। बताइए बच्चों समझ में आया नहीं आया? तो दिस वन इज द फ्लूइड मोजेक मॉडल एंड इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। आपको याद हो गया होगा? पक्का क्लियर है सभी के? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। अब बच्चों आप चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेमी परमिएबल होती है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, वाटर मॉलिक्यूल को और कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को सेल के अंदर और बाहर मूव होने देती है। तो इसमें कुछ प्रोटीन चैनल, अब जैसे यहाँ ये प्रोटीन है ना, तो इस प्रोटीन के पाए जाने से यहाँ प्रोटीन चैनल बन जाते हैं।
तो कुछ प्रोटीन चैनल है वहां से तो पैसिव मूवमेंट होता है, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। कुछ ऐसे चैनल होते हैं जहां कैरियर प्रोटीन के द्वारा सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है। समझ में आ गई बात? कुछ ऐसा मूवमेंट भी है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है, एक्टिव मूवमेंट में आता है, जहां एनर्जी खर्च होती है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये वैसे चैप्टर 11 के अंदर हैं ये, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब अपन पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल। प्राची क्लियर है बेटा? पक्का? क्लास में लर्निंग करनी है अपने को, ठीक है ना। अपने को अब इस तरीके से पढ़ना है कि क्लास में ज्यादा सीख सको आप। और स्पेशली जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जो एग्जाम में आफ्टर 12th के जो एग्जाम्स हैं उनमें आते हैं, आफ्टर 12th के जो कंपटीशन एग्जाम है उनके क्वेश्चन तो क्लास में लर्न हो जाने चाहिए। मैं बार बार ये जोर मार के या स्ट्रेस दे के कहूंगा कि ये टॉपिक ये है, ऐसे है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले लेते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। इसमें बच्चों 3 ग्रुप्स हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। इसमें सबसे पहले लेते हैं डबल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस। अच्छा बच्चों एक चीज और मैं बताना भूल गया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन के अलावा कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल बनाता है, ठीक है ना। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो उसकी जगह होपेनोइक एसिड होता है। क्या होता है? होपेनोइक, HOPANOIC। ये होपेनोइक एसिड प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है। समझ में आ गई बात आपके? चलिए, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल कौन कौन से हैं? एक तो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। सेकंड लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट लेते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस। सिंगल मेम्ब्रेनस में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। सेकंड लेते हैं गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज। थर्ड लेते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम। एंड फोर्थ क्या है? वैक्यूल, पेरोक्सीजोम कर देते, पेरोक्सीजोम्स, पेरोक्सीजोम्स। लास्ट तक पढ़ेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, पेरोक्सीजोम्स। एंड फिफ्थ क्या है? वैक्यूल ले लेते हैं, वैक्यूल, ठीक है। इस चैप्टर के नोट्स में ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं, पक्का ध्यान है आपको? इस चैप्टर के नोट्स आपको ग्रुप में दे चुका हूं मैं। और ये है मेम्ब्रेन लेस, नेक्स्ट जो ग्रुप है मेम्ब्रेन लेस। तो इसमें फर्स्ट है राइबोसोम और सेकंड है सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल। एक्चुअल में सेंट्रियोल के मिलने से, 2 सेंट्रियोल मिलके सेंट्रोसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेंट्रोसोम। 2 सेंट्रियोल मिलके क्या बनाते हैं प्रकृति? सेंट्रोसोम बनाते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, आप क्या है, आप घर से निकले और आप सेल के वर्ल्ड को ढूंढने के लिए गए, तो एक जगह मिली जहां पर आपको किसी ने बताया कि सेल का वर्ल्ड है, सेल की दुनिया है। तो वहां गए तो आपने सबसे पहले देखा कि वहां सेल वॉल थी, सेलुलोज की बनी हुई थी, हेमी सेलुलोज भी था साथ में, पेक्टिन भी था। तो आप उसको चीर फाड़ के अंदर एंटर हो गए, ठीक है। आगे देखा कि एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन और है वहां पर, वो थी सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हो। शिवानी को भी मिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शिवानी ने उसको भी क्रॉस कर दिया,
जैसे ही शिवानी ने अंदर झांका तो ये दंग रह गई, ये दंग रह गई कि अंदर इतना सा बड़ा वर्ल्ड। इसको वहां पर कई सारे सेलुलर ऑर्गेनल तैरते हुए नजर आए, ठीक है, न्यूक्लियस नजर आ गया इसको। इसने कहा था हाँ मैंने 9th में पढ़ा था, आपको देखा था मैंने। न्यूक्लियस नजर आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ गया शिवानी को, गोल्जी बॉडीज भी दिख गए सेल के अंदर, और लिक्विड तो था ही, फ्लूइड जो मैट्रिक्स पार्ट है वो तो था ही। तो शिवानी समझ गई कि सर ने जो बताया था बिल्कुल सही था, कि वाकई में ये सब होते हैं। तो अब जब शिवानी ने झांका सेल के अंदर तो इतने सारे सेल ऑर्गेनल शिवानी को वहां नजर आए, ठीक है। इनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। डबल मेम्ब्रेनस, those cell organelles which are bounded by double membrane, so they are the double membranous cell organelles. The first one is nucleus, the second one is mitochondria and the third one is chloroplast. Okay, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। सेकंड लेते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस, those cell organelles which are bounded by only single membrane, only unit membrane. तो जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम एंड वैक्यूल्स। नेक्स्ट लेते हैं मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन ना होना, मेम्ब्रेन के बिना वाले सब यूनिट्स के फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्म में जो पाए जाते थे, जैसे कि राइबोसोम, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक्चुअल में एनिमल सेल में पाए जाते हैं, और 2 सेंट्रियोल जब पास पास आते हैं वो साइटोप्लाज्म से कवर हो जाते हैं, तो फिर उसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन, एनिमल सेल के डिवीजन के समय सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर रिलीज होते हैं और वो क्रोमोसोम को डिवाइड करवाते हैं। बताइए बच्चों समझ में आया नहीं है? आ गया? पक्का क्लियर है आपके? नमन क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? नमन को ज्यादा समझ में आ रहा है, 100% कह रहा हूं मैं पहले से, अब ज्यादा, क्योंकि अब थोड़ा ये समझदार हो गया है, थोड़ा सा और डेडिकेटेड हो गया है, रामदयाल भी पढ़ने लग गया है, ठीक है ना। मतलब इसके डेडिकेशन की तो आप इंतहा हो गई। मैंने फोन किया, बेटा कहाँ हो? कि मैं गुजरात में हूँ। मैंने कहा ऑनलाइन के सर, मैं ऑनलाइन वहां से लेता हूँ मैं। तो आप सोचो डेडिकेशन की तो इंतहा हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। रमजा समझ में आ रहा है? चलिए बीच बीच में जो कॉम्पिटिटिव पार्ट में बताता हूँ उसको जरूर आप ध्यान रखें कि ये सर बता रहे हैं तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। चलिए सबसे पहले लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज क्या बात है, वो दिखा नहीं रहा इसमें। आज वो रिमेनिंग टाइम नहीं बता रहा। 10:30 पर अपनी क्लास होती है ना, और 11:07 हो रहा है, ठीक है बच्चों। रिमेनिंग पार्ट अपन कल की क्लास में आगे बढ़ाएंगे। तो आप सबकी ड्यूटी है कि कल जरूर ज्वाइन करें आप सब, ठीक है। प्राची और पीछे दिव्यांशी, सभी से कह रहा हूँ।